हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे ब्लॉक नंबर 9, टिप्पणी लेखन। शैली है कविता। मुख्य विचार है, कविता में प्रतीकात्मक विचारों को पहचानते हुए केंद्रीय संदेश का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी यहाँ पर हमें कविता को पढ़कर उसका जो अनुमान है वह लगाना है। पढ़ने से पहले कविता के पहले 2 काव्यांश पढ़िए। जो शब्द आपको खुशी का एहसास देते हैं उन्हें पीली पट्टी पर लिखिए, और जो शब्द दुख देते हैं या दुख का एहसास देते हैं उन्हें गुलाबी पट्टी पर लिखिए। तो यहाँ पर हमें पढ़ने से पहले उन्होंने एक छोटा सा काम दिया है। हमें 2 काव्यांश पढ़ने हैं और जो खुशी वाले शब्द है वह पीली पट्टी पर, और जो दुख का एहसास देने वाले शब्द है वो गुलाबी पट्टी पर लिखने हैं। कविता का नाम है कांटा और फूल। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध जी। अब हम कविता शुरू करेंगे। है ना कांटों सा उभरना काम का, क्या रहा जब दूसरों को दुख दिया। सीख ले वे क्यों न खिलना फूल सा, जब किया तब और को पुलकित किया। जिस तरह ये जो फूल होते हैं जो औरों के मन को पुलकित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, खुशी देते हैं, उसी तरह हमें बनना चाहिए और दूसरों को खुशी देनी चाहिए। हमें फूलों की तरह उभरना चाहिए, ना कि कांटों की तरह। जिस तरह हमारे कांटे हाथ में चुभ जाते हैं तो हमें किस तरह का दुख होता है, और जब हम फूलों की तरह अगर लोगों को खुशी दें तो उससे लोगों को क्या एहसास होगा, यह इस कविता में हमें पढ़ने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। रंग जिन पर हो बलाई का चढ़ा, सब जगह उनकी घटी सब दिन रही। डालियों में है न कांटों की कमी, पर दिखते हैं फूल है 2-4 ही। यहाँ पर हमें क्या कहा है कि रंग जिन पर हो भलाई का चढ़ा, सब जगह उनकी घटी सब दिन रही। डालियों में है न कांटों की कमी, पर दिखते फूल 2-4 ही। जो डालियाँ होती है, जो पेड़ की शाखाएं होती है या पौधे की शाखाएं होती है गुलाब के, उन डालियों में फूलों के नीचे बहुत सारे कांटे होते हैं। जब हम उन्हें निकालने के लिए जाते हैं ना तो हमारे हाथों में चुभ जाते हैं और लहू बहने लगता है। लहू यानी रक्त। तो हमें कहा है कि डालियों में फूल बहुत कम होते हैं लेकिन कांटे बहुत ज्यादा। जब उठी आंखें हमें कांटे मिले, नोक अपनी वैसी ही सीधी किए। पर नहीं जाना निराले फूल ये कब खिले और किस समय कुम्हला गए। ये जो कांटे हैं वह उसी तरह से कठोर और बहुत ही नोक से भरे हुए, या नोक अपनी वैसी ही सीधी किए, कांटे वहीं पे थे और फूल कुम्हला गए यानी मुरझा जाना। कुम्हला गए, मुरझा गए। क्या बतावे है कलेजा मर रहा, कुछ न कांटों का हुआ इनके किए। धूप निकली, लू चली, आंधी उड़ी, हाँ इन्हीं सुकुमार फूलों के लिए। क्या बतावे है कलेजा मल रहा, कुछ न कांटों का हुआ इनके किए। धूप निकली, लू चली, आंधी उड़ी, हाँ इन्हीं सुकुमार फूलों के लिए। ये जो आंधी चढ़ी या फिर धूप निकली, लू चली, ये सब किसके लिए? ये जो सुकुमार फूल है ना, कोमल फूल, उनके लिए। दूर आंखों से न वह काटा हुआ नोक से जिसकी लहू कितना बहा, पर बिचारी तितलियों के वास्ते 2 दिनों भी फूल का न समा रहा। ये जो तितलियां होती है वह क्या करती है? फूलों का रस चूसती है। तो वो जो फूल होते हैं, फूल कितने दिन रहते हैं? 2 या 3 दिन, और फिर उसके बाद वह मुरझा जाते हैं। ये जो नोकीले कांटे होते हैं ना वो बहुत रहते हैं, और जब सूखते हैं ना फिर भी वह दूसरों को चुभते हैं। लेकिन ये जो कोमल फूल होते हैं ना, मुरझा जाते हैं 2 दिन में ही। वह तितलियों के लिए भी नहीं ठहरते। किस लिए कांटे बहुत दिन तक रहे आज, आह मेरा जी बहुत खिजला गया। किस लिए इतना अनूठा फूल यह आज फूला और कल कुमल गया। फिर कवि कह रहे कि किस लिए कांटे बहुत दिन तक रहे।
फूल क्यों नहीं रहते? आह मेरा जी बहुत खिजला गया, किस लिए इतना अनूठा फूल यह आज फूला और कल कोमल गया। ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं जो एक दिन के लिए खिलते हैं और दूसरे दिन मुरझा जाते हैं। उनका जीवन सिर्फ एक दिन के लिए होता है, फिर भी वह खुशी से फूलते हैं। 2 दिनों भी फूल रह पाया नहीं, पर बहुत दिन तक काटे अड़े। जो भले है सब जीने ही चाहते, कब ने जीने के उन्हें लाले पड़े। फूल 2 दिन भी नहीं रह पाया और कांटे रह गए। जिस तरह हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते, उन्हें खुशी देना आता ही नहीं। वो बहुत ही कांटों की तरह चुभते रहते, दूसरों की जिंदगी को खराब करते रहते। ये जो फूलों की तरह जो लोग होते हैं ना, वह ज्यादातर लोगों को खुशी देने का प्रयास करते हैं। तो आपको यह कांटा और फूल कविता कैसी लगी? आप किस तरह बनना चाहोगे, कांटों की तरह या फूलों की तरह? अब हम आगे जानेंगे व्याकरणदर्शी का वचन और उनकी पहचान के आधार। यहाँ पर कुछ लड़कियां दिख रही है जो स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। एक लड़की कुछ बोल रही है, हम पढ़ेंगे कि वह क्या कह रही है। मैं प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी गुरुजन और छात्रगण का अभिवादन करती हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द एक वचन और बहुवचन से संबंधित शब्दों के बारे में बता रहे हैं। वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के रूपों के द्वारा हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्या आप इससे पहले जानते थे कि वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन? एक वचन की परिभाषा हम जानेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने एक कविता लिखी। अब बहुवचन की परिभाषा जानेंगे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे संसार में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ये जो कई है ना, वह बहुवचन में मोड़ा जाता है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर वचन की पहचान की जाती है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, वह हम पढ़ेंगे। एक वचन, बहुवचन। संज्ञा घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। सर्वनाम एक वचन, बहुवचन। मैं लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं। विशेषण एक वचन, बहुवचन। काला कौवा पेड़ पर बैठा है, बहुवचन। काले कौवे पेड़ पर बैठे हैं। क्रिया एक वचन, बहुवचन। मोर नाच रहा है, बहुवचन है, मोर नाच रहे हैं। यहाँ पर हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के एक वचन और बहुवचन के वाक्य देखे। अब हम आगे जानेंगे वचन संबंधी विशेष बातें। केश, रोम, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक, लोक, दर्शन, समाचार ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे तुम्हारे केश बड़े सुंदर है। केश यानी बाल। वर्ग, रुंद, दल, गण आदि शब्द अनेकता का बोध कराते हैं, लेकिन इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। कुछ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे सोना बहुमूल्य वस्तु है, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है। आज हमने क्या क्या सीखा? कविता सीखी, कांटा और फूल। उसमें हमने कविता का जो अंदरूनी संदेश था
वह हमने जाना, और वचन और उसकी पहचान के आधार पर कुछ वाक्य देखें। आपको आज की कविता कैसी लगी और आपको वचन के 2 प्रकारों का अभ्यास कैसा लगा और आपको समझ में आया?